गुड मॉर्निंग एवरीवन। FY बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर नंबर 1 की जो एग्जाम आने वाली है एमएस यूनिवर्सिटी की, इसके अंदर आज हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 1 जो कि थ्योरी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, उसके पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो प्रिपेयर करने हैं। तो आप सब लोग अपने पास हमारे लिए एग्जाम की जो बुक आपको दी है वो, साथ में अकाउंट सब्जेक्ट की बुकलेट ओपन रखोगे और पेन रखोगे। क्लियर? हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसमें क्या आंसर लिखना है वो प्रिपेयर करेंगे, बोलेंगे और फिर लिख के प्रैक्टिस करेंगे। यहीं पर लिखना है ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक ये सब हम लोग ठीक कर सके। क्लियर? सो आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स टू साहस इंस्टीट्यूट। और सबसे पहले हम लोग यहां पर हमारा इंटरनल एग्जाम 2023-24 का पेपर ओपन करेंगे। उसका कंपोनेंट 1 वो एमसीक्यूज वाला होता है। हम लोग जाएंगे कंपोनेंट 2 के ऊपर। तो आप कंपोनेंट 2 ओपन करोगे और उसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज, एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ वेरियस यूजर्स। अब वेरियस यूजर्स की जगह पर स्टेक होल्डर्स भी आ सकता है, यानी कि यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पैम्पलेट के अंदर अगर आप डिटेल वाले पैम्पलेट में जाओगे तो हमारे डिटेल वाले पैम्पलेट के अंदर आपको टॉपिक नंबर 8 मिलेगा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक मिलेगा, टॉपिक 9। यस, टॉपिक 9। ये मैंने रिवीजन नोट ओपन की है। आपके पास जो पैम्पलेट है वो डिटेल पैम्पलेट है, डिटेल में सारी चीजें लिखी हुई है वो है। तो उसके अंदर आप देखोगे तो टॉपिक नंबर 9, टॉपिक का नाम देखना है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन नीड ऑफ वेरियस यूजर्स। तो अकाउंटिंग को बिजनेस लैंग्वेज कहिए तो यहां पर सबसे पहला सेंटेंस ये लिखा जाता है कि बिजनेस कन्वे इट्स इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स और स्टेक होल्डर्स थ्रू अकाउंटिंग, एंड दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज कॉल्ड बिजनेस लैंग्वेज। अकाउंट को बिजनेस लैंग्वेज क्यों कहा गया है? तो जैसे मुझे आपको कुछ पढ़ाना है, कुछ समझाना है, तो मैं हिंदी का यूज करूंगा कि पची हूं गुजराती में बोलीस और आई विल स्पीक इन इंग्लिश। तो मैं ये लैंग्वेज हिंदी, गुजराती या इंग्लिश का इस्तेमाल करके मेरी इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करता हूं। सिमिलरली बिजनेस तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कोई नेचुरल रियल पर्सन तो है नहीं कि बोल के समझा सके आपको कि देखो इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, हमारी इतनी असेट्स है, इतनी लायबिलिटीज है। वो बिजनेस बोल के तो बता नहीं सकता। तो बिजनेस क्या करता है, अकाउंटिंग को दिखाता है कि ये देखो अकाउंटिंग, और मैं अकाउंटिंग देखूंगा मुझे पता चल जाएगा कि हाँ देखो बिजनेस का सेल्स इतना हो रहा है, प्रॉफिट इतना है, एक्सपेंसेस इतने हैं, इतनी रेवेन्यू हुई है, इतनी असेट्स है, इतनी लायबिलिटीज है। तो ये अकाउंटिंग के थ्रू मुझे बिजनेस के बारे में पता चलता है। तो बिजनेस कन्वे इट्स इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो पहला सेंटेंस ये होगा, ठीक है। अब अलग अलग यूजर्स, पहले मैं रिवाइज करवाऊंगा, फिर हम लोग बोलेंगे और लिखेंगे, बोलेंगे और लिखेंगे, ठीक है। अब यूजर्स कौन कौन है, अभी देखो क्वेश्चन आपको 7 मार्क में पूछा है, ये देखना है आपको, वेटेज हमेशा देखना है। 7 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा है तो कम से कम 7 यूजर्स के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लिखेंगे। मतलब एक यूजर के बारे में 1 मार्क होगा, तो उसकी मेन कोर चीज लिखनी है आपको। तो यहां पर देखो पहला है मैनेजमेंट। तो मैंने यहां पर समरी नोट लिखी है, टॉपिक पढ़ाते वक्त वहां पर बाजू में भी आपको हाईलाइट करने के लिए बोला था या लिखने के लिए बोला था कि मेन चीज क्या होती है। मैनेजमेंट अकाउंट क्यों देखता है? तो टू टेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द बिजनेस। तो यहां पर ये मेन चीज है, मैनेजमेंट यूज अकाउंट्स टू टेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। मैनेजमेंट क्यों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है? क्योंकि मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लेने हैं। ये मेन वर्ड है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। आपने अगर ना लिखा हो तो वो लिख दो, डिटेल वाले पैम्पलेट में भी ये समरी नोट में लिख दो, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। सो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, मैनेजमेंट यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। 1 मार्क हुआ, इतना लिखना है आपको। मैनेजमेंट यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। क्लियर? देन शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स, जिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मतलब जिनके पास
बिजनेस के कंपनी के शेयर है वो। अब फॉर एग्जांपल साहस इंडस्ट्रीज है, आप फॉर एग्जांपल बॉयज है, उन लोगों के पास शेयर्स ऑलरेडी है साहस के, तो वो अकाउंट क्यों देखेंगे? क्योंकि उनको ये जानना है कि बिजनेस के जो शेयर्स हमने खरीदे हैं वो क्या हम लोग रखें या बेच दें। अगर दिखता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कि बिजनेस का सेल्स काफी अच्छा है, कंपनी के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी की एसेट ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, तो हम लोग शेयर अपने पास रखते हैं क्योंकि फ्यूचर में और प्राइस बढ़ेंगे तो होल्ड करेंगे। ऐसा दिख रहा है कि यार कंपनी का सेल्स कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है, लायबिलिटीज बढ़ गई है, एसेट सेल करनी पड़ रही है, ये सब अकाउंट में दिख रहा है। तो मतलब आगे चल के ये कंपनी दिक्कत में आएगी, शेयर के प्राइस गिर जाएंगे, इससे अच्छा है बेच दो। तो शेयर होल्डर को ये डिसीजन लेना है वेदर टू होल्ड और सेल और डिस्पोज। डिस्पोज ऑफ वर्ड याद ना है तो सेल, तो ये मेन वर्ड जो यहां पर लिखा है होल्ड और सेल शेयर्स, होल्ड ऑब्लिक सेल शेयर्स। shareholders use accounting information to decide whether to hold or sell। सेल की जगह पर आप डिस्पोज ऑफ वर्ड यूज करते हो तो और अच्छा है, डिस्पोज ऑफ दी शेयर्स। इसके लिए ये शेयर होल्डर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं। क्लियर? शेयर होल्डर्स यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर टू होल्ड और डिस्पोज ऑफ दी शेयर्स। इसके ऑपोजिट जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स है, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स मतलब जिन्होंने शेयर खरीदे नहीं है, खरीदना चाहते, अभी हमारे एग्जांपल में साहस इंडस्ट्रीज के शेयर्स बॉयज ने खरीद के रखे, लड़कियों ने खरीदे नहीं है, बट वो ये सोचते हैं कि भाई हमको शेयर खरीदने हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, साहस के भी शेयर खरीद सकते हैं, रिलायंस के भी खरीद सकते हैं, अदानी के भी खरीद सकते हैं, टाटा के भी खरीद सकते हैं, तो मैं किसके शेयर खरीदूं? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेंगे कि देखो साहस का सेल जो है वो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रही है, लायबिलिटीज कम हो रही है, तो इसका शेयर का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, तो अभी शेयर खरीद लो। तो बाय करें, या तो फिर यार कंपनी तो बहुत प्रॉब्लम में दिख रही है, आगे चल के तो ये बंद हो जाएगी, तो शेयर नहीं खरीदने, आपके पास तो शेयर है ही नहीं, तो बेचने का तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आप ये डिसाइड करोगे कि क्या मैं बाय करूं कि ना करूं। तो टू डिसाइड वेदर टू बाय और not buy shares, buy oblique not buy। तो potential shareholders use accounting information to decide whether to buy or not to buy the shares। क्लियर हुआ? डन? चलो फिर से एक बार 3 सेंटेंसेस। पहला मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। सब लोग साथ में बोलेंगे, मैनेजमेंट यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू डिसाइड, sorry, to take important policy decision। then shareholder use accounting information to decide whether to buy or hold। और ध्यान रखना मेरे सेंटेंस के ऊपर एज इट इज नहीं जाना है, मैंने आपको समझा दिया। शेयर होल्डर्स क्या डिसाइड करते हैं, रखे या डिस्पोज करे, होल्ड और डिस्पोज ऑफ दी शेयर्स। चलो आप खुद बोलो तीसरा, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर टू बाय और नॉट टू बाय शेयर्स। क्लियर? चलो पहला क्वेश्चन है ना, मैं पूरा क्वेश्चन करने के बाद नहीं लिखवाता हूं, एक सेंटेंस प्रिपेयर करके लिखते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे। मैं पहले पूरा टॉपिक समझा दूंगा, फिर पूरा टॉपिक लिखने के लिए दूंगा, तो हो सकता है कि इनिशियल लेवल पर आपको दिक्कत हो। तो हम लोगों ने जो 3 पॉइंट और सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो प्रिपेयर किया वो लिखेंगे। देखो 7 मार्क का लिखने के लिए मैंने आपको इतनी जगह दी है, तो उसके हिसाब से हैंड राइटिंग की साइज रखना। अगर ऐसा है कि सर मेरी तो जगह ज्यादा जा रही है, तो आपके पास एक नोटबुक भी होगी, नोटबुक के अंदर आगे कंटिन्यू करना, ठीक है, बट कोशिश ये करनी है कि हम सारी चीजें प्रॉपरली लिखें। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन सेंटेंस, इंट्रोडक्शन, बिजनेस कन्वे इट्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसमें क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, बिजनेस
conveys its information to वेरियस स्टेक होल्डर्स भी लिख सकते हो, वेरियस पार्टीज भी लिख सकते हो, आपको जो वर्ड सही लगे वो, टू वेरियस पार्टीज थ्रू अकाउंट्स। बिजनेस कन्वे इट्स इंफॉर्मेशन या इट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज थ्रू अकाउंट। इंफॉर्मेशन नीड ऑफ वेरियस यूजर्स आर एज फॉलो, क्योंकि अब हमको ये एक्सप्लेन करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन नीड ऑफ वेरियस यूजर्स आर और इज एज फॉलोस। फिर एक लाइन ड्रॉप करके एग्जाम में, यहां पर आप लाइन ड्रॉप नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट एग्जाम में हर एक पॉइंट के बाद एक लाइन ड्रॉप करनी है। ध्यान रखना है कि ज्यादा जानबूझ के लाइन ड्रॉप कर रहे हो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। पहला कौन था? मैनेजमेंट। देखो हो सके तक वहां तक कोशिश ये करनी है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बट फिर भी कंफ्यूजन लगे तो बोर्ड पर देखो मैं लिख ही रहा हूं, बट हो सके वहां तक कोशिश करोगे कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। मेजोरिटी स्टूडेंट्स को यही इश्यू होता है, स्पेसिफिकली जो गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम से आए हैं बच्चे, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करना पड़ता है। और इसीलिए मैं राइटिंग प्रैक्टिस हम इसीलिए करवा रहे हैं, क्योंकि रिवीजन हम करवा देंगे ना तो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सर खबर पड़ी गई, પણ સેન્ટેન્સ ફોર્મમાં જ્યારે લખવા બેસે ને ત્યારે લખાતું જ નથી। અને પછી શું, સર આવડતું હતું બધું પણ એક્ઝામના ટાઈમે છે ને એકદમ જ બ્લેન્ક થઈ ગયો। ब्लैंक नहीं हो गए, हमने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है ना, तो हमको सेंटेंस बनाना नहीं आता है, वो दिक्कत हो जाती है, तो हम लोग वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है? यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। तो देखो आपको ऐसा टाइटल लिखना है मैनेजमेंट, फिर उसके नीचे एरो करके सेंटेंस लिखना होता है। ठीक है, यहां पर आप बाजू में लिखो तो चलेगा, मैं एग्जाम के अंदर की बात कर रहा हूं कि आप जब सप्लीमेंट्री में लिख रहे हो तो टाइटल लिखा मैनेजमेंट, उसके नीचे एरो करके। मैनेजमेंट यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टेक इंपॉर्टेंट, वो चैट वाली लैंग्वेज में नहीं लिखना है, क्योंकि गलती ये हो जाती है कि लिखने की हैबिट नहीं रखते हैं ना, तो चैट में हम जिस तरह का वर्ड्स यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादा हैबिट उसकी हो गई है, तो ऐसा नहीं करना है। इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस, हाँ तो यही लिखना है, इसीलिए तो लिखवा रहा हूं। कितने मार्क्स के लिए पूछा है वो देखना है। अगर ऐसा होता कि यही क्वेश्चन 12 मार्क के लिए पूछा होता तो हमको 2-2 3-3 लाइन लिखनी पड़ती हर एक पॉइंट के लिए, जो डिटेल वाले पैम्पलेट में है ही, बट आपको ऐसा नहीं आएगा। 12 मार्क में 13 मार्क में एक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे थियरी सब्जेक्ट में, मतलब थियोरेटिकल पार्ट में। आप देखो पास्ट पेपर इसलिए तो कर रहे हैं, कोई पास्ट पेपर में आपको ऐसा नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन पूछा है सीधा 12 मार्क का या 13 मार्क का, ऐसा नहीं होगा। 5, 7, 6, 4 इस तरह से कॉम्बिनेशन ही होता है। सेकंड, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसका खास आप लोग ध्यान रखोगे। शेयर होल्डर्स नीचे एरो करके आ जाएगा, यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू डिसाइड whether to hold or dispose of। डिस्पोज ऑफ की जगह पर आप सेल लिखते हो तो भी चलेगा, सेल देयर शेयर्स और सिर्फ शेयर्स चलेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी शेयर्स तो है। टू डिस्पोज ऑफ और सेल देयर शेयर्स। देन थर्ड,
पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, हम लोग यहां पर डायरेक्टली ऐसा लिख रहे हैं कि यूजेस, बट आपको क्या करना है, पोटेंशियल शेयर होल्डर टाइटल लिखा, फिर नीचे एरो करोगे और फिर लिखोगे पोटेंशियल शेयर होल्डर्स यूजेस द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आपका आंसर कंपैरेटिवली बड़ा लगेगा। ठीक है, और जो मेन मेन कीवर्ड्स है ना, जो पेपर चेकर को देखने हैं, उसके नीचे अंडरलाइन करोगे। मैं यहां पर आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, टेक पॉलिसी डिसीजन, बट आपको अंडरलाइन कर देनी है पेंसिल से या पेन से। होल्ड और डिस्पोज, होल्ड और डिस्पोज ऑफ सेल्स। Potential shareholders uses accounting information to decide whether to buy or not buy shares और shares of company, जो आपको लिखना है वो चलेगा, buy और not to buy the shares। जिसका भी बाकी है वो लिखो, और साथ में मैं बोल रहा हूं फिर से एक बार, मैनेजमेंट यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस, then shareholder whether to hold or dispose of their shares, potential shareholders to buy or not to buy the shares। यही टॉपिक आपको एमसीक्यू के लिए भी काम लग सकता है। ठीक है, चलो देन क्रेडिटर्स। देखो हमारे पास पॉइंट बहुत सारे हैं, 12 में से 7-8 पॉइंट प्रिपेयर करने के, इससे ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा भी नहीं, तो हम लोग सिलेक्टिव लिख सकते हैं कि सर मैं ये 7 पॉइंट लिखता हूं, हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। लाइक क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स लोग कौन होते हैं, जो हमको गुड्स देते हैं क्रेडिट पर, जिनके पास से हम गुड्स खरीदते हैं या जिनके पास से पैसे बोरो करते हैं, वो सब होते हैं हमारे क्रेडिटर्स, लेणदारो, જેને આપણે ભવિષ્યમાં રૂપિયા ચૂકવવાના છે। तो क्रेडिटर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों देखेंगे, उनको ये देखना है कि भाई क्या इसको गुड्स क्रेडिट पर देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, दे तो कितना टाइम पीरियड दे क्रेडिट का, उसके सामने कुछ असेट सिक्योरिटी में मांगे या नहीं मांगे, ये उनके बेसिक थॉट पॉइंट्स होते हैं। तो यहां पर वेदर टू गिव गुड्स ऑन क्रेडिट और नॉट, टाइम ऑफ क्रेडिट, एंड वेदर टू टेक एनी सिक्योरिटी और नॉट, मतलब गुड्स क्रेडिट पर दे रहे या पैसे दे रहे तो क्या सामने कुछ सिक्योरिटी, कसी वस्तु मॉर्गेज करवानी, कहीशू के नहीं कहिए। तो क्रेडिटर यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर टू गिव गुड्स ऑन क्रेडिट और नॉट, टाइम ऑफ क्रेडिट, एंड वेदर टू टेक एनी सिक्योरिटी और नॉट। क्लियर, क्रेडिटर use accounting information to decide whether to give goods on credit or not, time of credit, and to take any security or not। अभी आपको ये इजी लगे तो ये लिखना चाहिए, नहीं लगता है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, प्रिपेयर सब कुछ करते हैं, 7 पॉइंट्स हमको जो लिखने में आसान लगे वो लिखेंगे। एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज को किस में इंटरेस्ट होता है भाई, अपने को सैलरी और बोनस के बारे में बात करो, दिवाली आ रही है, बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एम्प्लॉइज यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू पुट देयर डिमांड बिफोर, मतलब सामने, बिफोर मैनेजमेंट। अब पुट देयर डिमांड, डिमांड किसके रिलेटेड, सैलरी एंड बोनस, तो टू पुट देयर डिमांड बिफोर मैनेजमेंट, डिमांड होता है सैलरी एंड बोनस का, तो ये बहुत इजी है। एम्प्लॉइज यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू पुट देयर डिमांड ऑफ सैलरी एंड बोनस बिफोर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पास है सैलरी बढ़ाने के लिए बोले या नहीं बोले, बोनस मांगे या नहीं मांगे, अकाउंट में दिख रहा है कि कंपनी तो बहुत छप्पर फाड़ के पैसा बना रही है, तो हमको बोनस दो, हमारी सैलरी बढ़ाओ। बट ऐसा है कि यार बिजनेस तो बंद होने की कगार पर, और हम लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई मेरे को सैलरी बढ़ा के दो, चल निकल पहली फुर्सत में, कोई जरूरत नहीं है तेरी इधर, अपने को ही निकाल देंगे, तो भाई अभी डिमांड नहीं करनी है, तो वो देख के डिसाइड करेंगे। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉइज, ये इजी है। यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू पुट
पुट और कीप कोई भी वर्ड लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है मीनिंग। पुट ऑब्लिक कीप, आपको एक ही वर्ड लिखना है कोई भी। टू पुट और कीप देयर डिमांड, ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो ऑफ सैलरी, बोनस एटसेट्रा बिफोर मैनेजमेंट। Employees use accounting information to put or keep their demands of salary, bonus, etc. before management. दो मिनट ऐसा नहीं, सेंटेंस समझ लो फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करो। कॉपी मारने में अगर मास्टरी आएगी तो अगेन एग्जाम में तो दिक्कत ही होगी। 3-4 बार मैं बोल रहा हूं, कोशिश करो कि खुद लिख सको बिना देखे। Then tax authority use accounting information to determine the tax liability. अब इसका लॉन्ग टर्म प्रोसीजर ये होता है कि भी अकाउंट देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है, और टैक्स जो है वो प्रॉफिट पर लगता है, और टैक्स अथॉरिटी को वो टैक्स देखना है, पर टैक्स देखने के लिए उनको देखना पड़ता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट दिखेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। ठीक है, तो पूरा साइकिल है वो ऐसा चलता है कि अकाउंट से पता चलता है बिजनेस का प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर से पता चलता है टैक्स, और ये टैक्स जानने में टैक्स अथॉरिटी को इंटरेस्ट होता है। क्लियर? तो टैक्स अथॉरिटी यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू डिसाइड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस विच कैन बी नोन फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब ये पूरा सेंटेंस हुआ, मेन कीवर्ड यही है कि टू नो द टैक्स लायबिलिटी। बट ये टैक्स लायबिलिटी कहां से पता चलती है? प्रॉफिट की अमाउंट से, और प्रॉफिट हमको P&L अकाउंट यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलता है। देखो इसको हम लोग अभी साइड पर रख रहे हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, फिर हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे कि यार ये इजी लग रहा है तो ये लिख देते हैं, वो हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल पसंद रहेगी। देन कस्टमर, तो कस्टमर को जानना होता है प्राइसिंग पॉलिसी, कि बिजनेस की प्राइस पॉलिसी कैसी है। मतलब आईफोन 17 आ तो गया, बट इसके सामने मेरे को मेरी किडनी, एक किडनी से काम चल जाएगा कि दोनों देनी पड़ेगी, या मेरे दोस्त की भी निकालनी पड़ेगी। तो प्राइस मतलब रीजनेबल प्राइस चार्ज कर रहे हैं या एग्जॉर्बिटेंट प्राइस है, एग्जॉर्बिटेंट मतलब बहुत ज्यादा। तो कस्टमर यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू नो प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। तो ये भी काफी सिंपल है, तो ये लिख सकते हैं प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। चलो ऊपर के जो दो हमने साइड पर रखे ना, क्रेडिटर्स या टैक्स अथॉरिटी, वो दोनों में से आपको हर एक को दो में से कोई एक जो भी लिखना है ना वो लिखो। बाजूवाળાને ના પૂછો તું શું લખે છે તો હું એ લખું, એવું નથી કરવાનું। તમે આ બેમાંથી ડિસાઈડ કરો, 4th કે 6th માંથી કોઈ એક લખો અને 7th નંબરનું લખો। ચાલો હું 6th નંબર વાળું લખું છું, તમારે નંબર તો સિક્વન્સમાં જ પાંચમો નંબર આપવાનો આમાં। टैक्स अथॉरिटी, देखो यही मुझे चेक करना था, इतना डिसीजन लेने में कितना टाइम जाता है। अरे खुद डिसाइड करो, खुद पढ़ो, और मेरे को ये लिखना है, मेरे को ये लिखना है, कुछ भी खुद डिसाइड करो। यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू नो, अब क्वांटम ऑफ टैक्स ये भी कह सकते हैं, या टैक्स लायबिलिटी ये भी लिख सकते हैं, टू नो टैक्स लायबिलिटी ऑफ बिजनेस which can be seen from profit of business। मेन वर्ड तो यही है, टू नो द टैक्स लायबिलिटी। ये वर्ड आ गया तो बाकी सब तो एक्स्ट्रा है। देन 6 नंबर कस्टमर का हमने लिखा, यूज अकाउंटिंग, ध्यान से रखना अगर आपने कस्टमर्स लिखा है तो प्लूरल हो गया, तो कस्टमर्स यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और टैक्स अथॉरिटी तो वो एक है, सिंगुलर होता है अथॉरिटी, तो यूजेस। ग्रामर के पॉइंट अब उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो 1 to 12 स्टैंडर्ड तक आप पढ़ चुके हो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फिर वहां पर एस या ईएस वाला फॉर्म लगता है, प्लूरल हो तो बिना एस ईएस वाला यानी कि ओरिजिनल वर्ब लगता है।
तो ये ग्रामर आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखनी है। कस्टमर्स यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू नो प्राइस पॉलिसी ऑफ बिजनेस। अब इसमें लंबा लिखना है तो ये होता है, मीन्स वेदर बिजनेस चार्ज रीजनेबल प्राइसेस और दे चार्ज हाई प्राइसेस फ्रॉम द कस्टमर। तो ये एक्स्ट्रा सेंटेंस भी आप लिख सकते हो, ये इसी का पार्ट है कि क्या रीजनेबल प्राइस चार्ज कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। क्लियर? देन फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स, तो वो इन्वेस्ट या कोलैबोरेट करना चाहते हैं डोमेस्टिक बिजनेस से, या रेगुलेटरी बॉडीज, ये आपको लंबा रहेगा। प्रोफेशनल रिसर्च, गवर्नमेंट का भी आपको इजीली याद रहेगा। टू टेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन फॉर नेशन, वो पॉलिसी डिसीजन मैनेजमेंट का बिजनेस के लिए था, ये उनको नेशन के लिए लेना है, तो ये आपके लिए एक इजी रहेगा। बाकी प्रोफेशनल बॉडीज होती है तो ये भी आप लिख सकते हो कि उनको ये देखना है कि क्या जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो सब एज पर द गाइडलाइंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या नहीं है। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं तो वो यही देखते हैं कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है उसको फॉलो करके लिखा है या नहीं अकाउंट। फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स है तो ये देखते हैं यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और कोलैबोरेट विथ डोमेस्टिक बिजनेस और नॉट। फॉर एग्जांपल टेस्ला decides whether to join with Tata Motors by considering the Tata Motors books of accounts। या एग्जाम्पल तो लिखना है तो लिख सकते हो, बाकी मेन चीज यही है। अभी ये फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स ये वाला पॉइंट, प्रोफेशनल बॉडीज ये वाला पॉइंट, और गवर्नमेंट, ये तीन में से कोई भी दो लिखो, एक या दो, वैसे तो 7 हो गए बट शायद 8 मार्क के लिए भी आ गया, उससे ज्यादा के लिए नहीं आने वाला है, 5 6 7 मार्क तक ही रहेगा, बट 8 पॉइंट सेफ साइड के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये तीन में से कोई भी दो आप लोग लिखो ताकि 8 पॉइंट हम लोग लिख सके, ठीक है। कोई भी दो आप लोग लिखो, फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल बॉडीज और गवर्नमेंट। चलो मैं प्रोफेशनल बॉडी वाला लिखता हूं, थोड़ा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपको डिफिकल्ट लगे ऐसा, तीनों के बोल देता हूं। फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स लाइक फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क use the accounting information to decide or to see whether to invest or collaborate with domestic business, domestic मतलब local business, clear or not। फिर उसका एग्जांपल लिखना है तो आप लिख सकते हो। रेगुलेटरी बॉडीज का तो मैं सेंटेंस लिख के ही दिखा रहा हूं, एंड गवर्नमेंट तो इजी ही है। गवर्नमेंट यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन फॉर द नेशंस एंड इकोनॉमी, या फॉर द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। फॉर एग्जांपल जीएसटी रेट्स और चेंजेस इन द जीएसटी रेट जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने किया है, तो वो सारी चीजें मैं ये दो लिखता हूं, प्रोफेशनल बॉडीज एंड गवर्नमेंट वाला। प्रोफेशनल बॉडीज, प्रोफेशनल बॉडीज लाइक आईसीएआई, ये भी आप लिख सकते हो, लाइक आईसीएआई यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू सी और चेक that accounts are prepared by following accounting standards or guidelines। accounting standards or guidelines। government गवर्नमेंट यूजेस, गवर्नमेंट सिंगुलर होता है, एक वचन से, यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और पॉलिसी डिसीजन फॉर इकोनॉमी ऑफ द नेशन, या फिर सिर्फ नेशन, फॉर इकोनॉमी ऑफ नेशन। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन जीएसटी रेट्स, ये रिसेंट लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो।
बोलो डन। चलो ध्यान से एक बार माइंड में फिट करो जो लिखा है आपने, एक बार क्विकली जो मेन मेन कीवर्ड्स है उसको याद कर लो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 से 3 मिनट में माइंड में रिवाइज कर लीजिए। चलो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर आपको पूछे एक्सप्लेन द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जो कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन दोनों में से हो सकता है। तो यहां पर आपको देखो पहले तो कितने कॉन्सेप्ट्स पूछे हैं, तो 1 2 3, 3 पूछे और कितने मार्क के लिए पूछे हैं, 6 मार्क के लिए। मतलब हर एक पॉइंट के लिए 2 से 3 सेंटेंस, एक सेंटेंस नहीं चलेगा, एक सेंटेंस नहीं चलेगा। एक एक मार्क में भी ये चीज आ सकती है, आपको 3 पूछे एक एक मार्क के लिए 3 मार्क, ऐसा भी है, ठीक है। और 2 2 मार्क के लिए भी पूछा, ऐसा नहीं होगा कि एक एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको 4 4 5 5 मार्क के लिए पूछ लिया, ऐसा भी नहीं होगा। मिनिमम एक, मैक्सिमम 2, एक्सट्रीम लेवल पर, एक्सट्रीम रेयर ऑफ द रेयर केस में 3 मार्क के लिए जाए, पर वो भी उसी पॉइंट में पूछेंगे फिर जिसमें ज्यादा चीजें लिखने के लिए है। तो हमको यहाँ पर टारगेट रखना है कि 2 से 3 सेंटेंसेस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, पहले तो बिना देखे किसी को याद है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में मेन चीज क्या होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये मेन कीवर्ड है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हिच इज कॉल्ड वाउचर। तो देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट ओपन करो, पैम्पलेट में से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, आई थिंक 10th नंबर का कॉन्सेप्ट, आई थिंक हाँ तो 10th नंबर का ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अभी उसके अंदर ज्यादा डिटेल में लंबा लिखा है, मेन कीवर्ड्स क्या है कि this concept says that accounting records are based on the documentary evidence which is called the voucher, and it can be verified objectively and support the recorded events. It मतलब vouchers, documentary evidence can be verified objectively, मतलब जिस पर्पस के लिए या प्रॉपरली हमको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो लिखा है क्या ये सच में ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ था या नहीं, अकाउंट में लिखा है तो देखो ये रहा वाउचर, हम चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों मिलके एक सेंटेंस हुआ। अब सर 2 मार्क के लिए लिखेंगे क्या, एग्जाम्पल, वाउचर के एग्जाम्पल लिखो। अब वाउचर वाले आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, transaction of sales of rupees 10,000 is recorded in the account can be verified from the sales voucher or sales bill। सेल्स बिल अपने पास होगा तो सेल्स बिल के ऊपर से ये सेल्स का ट्रांजैक्शन हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रुपीज 5,000 पेड इन कैश टू फॉर एग्जांपल सो एंड सो, या फॉर एग्जांपल टू एमएस यूनिवर्सिटी, कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट आपको मिली होगी कॉलेज में से, ऑनलाइन आपने डाउनलोड किया होगा, तो रिसिप्ट ये वाउचर इस बात का प्रूफ है कि आपने एमएस यूनिवर्सिटी की फीस पे कर दी है। तो एक दो एग्जांपल लिखे, क्लियर। तो चलो लिखते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट सेज दैट, ऐसा आगे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट सेज दैट, क्या मेन कीवर्ड्स ये, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटरी एविडेंस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन, स्पेलिंग में ध्यान रखना, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस में कुछ स्टूडेंट्स स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस which is called voucher, which is called voucher। It can be verified objectively and support the recorded event and transaction। It can be, या vouchers can be, आप ऐसा लिख सकते हो, it can be verified objectively, verified वर्ड याद ना आए तो चेक, क्रॉस टैली, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, objectively and support recorded events and transaction। For example, sale of goods of rupees 10,000, sale of goods
of rupees 10,000 can be verified by sales voucher, sales bill, sales voucher, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। और ऐसे आप दो तीन ट्रांजैक्शन भी एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। मेन कीवर्ड यहां पर है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है that accounting records are based on the documentary evidence which is called vouchers. क्लियर? चलो एक बार ध्यान से, जिसका लिखने का हो जाता है वो तुरंत मन में दो दो बार बोले, याद रखने की कोशिश करें। चलो कौन बोलेगा, कौन बोल पाएगा? जो लिखा है वही बोलना है। Objectivity concept says that accounting records are based on the documentary evidence which is called the vouchers. It can be, or which can be, or vouchers can be verified objectively and support the recorded transactions and events. For example, कोई भी एक या दो एग्जांपल आप लिख सकते हो। डन? चलो। Then conservatism या prudence concept ये क्या कहता है? सांडपणનો सिद्धांत। Perfect. Anticipate future loss or expense, but don't anticipate future gain. ये आपको कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में मिल जाएगा। फोर्थ नंबर का देखो, प्रूडेंस, सांडपणનો सिद्धांत। This convention says that, पहले तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, चलो जल्दी से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन, उसके कीवर्ड्स। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? मेन कीवर्ड किसी को याद है? बेसिक रूल्स ऑफ एक्शन, रूल्स ऑफ एक्शंस which are adopted by accountants universally while preparing accounts, जिसका नाम था GAAP, फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एमसीक्यू में काम लगता है, आपको एमसीक्यू में इस तरह से भी काम लग सकता है कि the basic rules of actions which are adopted by accountants universally while preparing accounts is called blank, accounting concept, accounting convention, accounting principles, accounting standards। तो accounting principle, rules of action ये मेन कीवर्ड था। देखो अभी ये नहीं पूछा है ये पेपर में, बट मैं साथ में समझा रहा हूँ कि आपको एक एक मार्क में ये भी पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट और टर्म्स, एक मार्क में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेसिक रूल्स ऑफ एक्शन ये मेन कीवर्ड है। पैम्पलेट में देखोगे तो मैंने आपको बोला है, हाईलाइट भी किया होगा। देन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के लिए मेन वर्ड क्या था? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, हिसाबी ख्याल। बेसिक एजम्पशंस और पोस्टुलेट्स और कंडीशंस, पर ये पोस्टुलेट्स कंडीशन एक्स्ट्रा वर्ड है। बेसिक एजम्पशंस अपॉन व्हिच साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड। चेक करो, चेक करो, आप ऐसे देखते मत रहो, घूरते मत रहो, ये ओपन करोगे तो यहीं पर आपको मिल जाएगा। देखो बेसिक एजम्पशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए बेसिक रूल्स ऑफ एक्शन, सारी चीजें टिक मार्क और हाईलाइट की हुई है। रिविजनल वीडियो सास एप्लीकेशन से जरूर देखें, बार बार देखें, 2-3 बार कम से कम देखना है। कंप्लीट प्रिपरेशन होगी और साथ में यहाँ पर ऑफलाइन बैच में आप बोलोगे लिखोगे तो कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। और कन्वेंशन क्या था? कन्वेंशन क्या था? कन्वेंशंस प्रणालिकाओं, कस्टम्स which are customs or traditions which guides the perfect, yes, so main है customs or traditions which guide an accountant while preparing the financial statement। मेन कीवर्ड है customs और traditions, मतलब प्रथाओं अथवा प्रणालिकाओं। एमसीक्यू में काम लगता है आपको, ठीक है। अब ये कस्टम या ट्रेडिशंस के अंदर आपको पूछा है कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, 2 मार्क में है। तो पहला तो ये, दिस कन्वेंशन सेज दैट एंटीसिपेट फ्यूचर लॉस और एक्सपेंस बट डोंट एंटीसिपेट फ्यूचर गेन। दिस कन्वेंशन इज एम्फसाइजिंग ऑन अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ अनफेवरेबल इवेंट, मतलब फ्यूचर का लॉस।
वो अनफेवरेबल चीज है, उसको पहले से ही कंसीडर करना। फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो जब होगा तब देखा जाएगा। सो इट इज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। और फिर उसका एक एग्जांपल, ए फॉर एग्जांपल जब हम क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि एडजस्टमेंट में आपने बहुत देखा है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 50,000 है, उसमें से 50% स्टॉक की वैल्यू 10% कम हो गई है और 50% स्टॉक की वैल्यू 20% बढ़ गई है। तो जो बढ़ गई है वो हम कंसीडर नहीं करते, जो कम हो गई है वो कंसीडर करो। कम हो गई है मतलब अपने को नुकसान होने वाला, तो फिर उसको अभी से कंसीडर करो। बट फ्यूचर में गेन होगा तो कंसीडर मत करो। इसलिए आप देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब बेड डेट रिजर्व, वो हम क्रिएट करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जैसा होता है डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट के लिए, कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, ये एडजस्टमेंट आपको आता है, वो हम कंसीडर करते हैं 2% क्रिएट करो। बट कभी भी आपको डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर्स नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप वो करते हो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से कर सकते हो, बट आप वायोलेट कर रहे हो कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन। क्योंकि वो क्या है कि शायद मुझे मेरे क्रेडिटर के पास से डिस्काउंट मिलेगा, मिलेगा तो मेरा फायदा होगा, तो होगा फ्यूचर में होगा, अभी मत कंसीडर करो, जब मिलेगा तो ठीक है। बट ऐसा लगता है कि मुझे मेरे डेटर के पास से शायद पैसे नहीं मिलेंगे, शायद, पर ऐसा लगता है नहीं मिलेंगे तो नुकसान होने वाला है, तो अभी से लिखो। ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्रिएटिंग डिस्काउंट रिजर्व ऑन क्रेडिटर इज द वायोलेशन ऑफ ब्लैंक, वायोलेशन अथवा ब्रीच, तो वायोलेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। क्लियर? तो चलो लिखते हैं, ये मेन टॉपिक के सराउंडिंग की चीजें भी मैं आपको समझा रहा हूं। दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट एंटीसिपेट, एंटीसिपेट वर्ड यूज करो या कंसीडर करो या रिकॉर्ड, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। एंटीसिपेट ब्रैकेट में कंसीडर और रिकॉर्ड, आपको जो वर्ड सही लगे, सेट लगे आपके माइंड में वो लिखो। फ्यूचर लॉस और एक्सपेंस, बट डोंट एंटीसिपेट और डोंट रिकॉर्ड फ्यूचर गेन और इनकम। दिस कॉन्सेप्ट एम्फसाइज ऑन, एम्फसाइज मतलब भार, अभी वो वर्ड याद आ रहा है तो फोकस ऑन अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ लॉस। दिस कॉन्सेप्ट एम्फसाइज, एम्फसाइज वर्ड याद ना रहे तो फोकस, FOCUS, early recognition of unfavorable events। unfavorable FOU, it is called policy of playing safe। ये भी एमसीक्यू में आता है। ब्लैंक इज कंसिडर्ड एज पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, तो कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। फॉर एग्जांपल, while recording closing stock we consider book value or market value, whichever is less। while recording closing stock we consider or record or write बुक वैल्यू, आपको पूरा लिखना है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज दिस।
जिसका लिखने का काम हो जाता है वो 2 बार, 1 बार, 3 बार, जितना टाइम मिलता है उतनी बार मन में बोले, याद करने की कोशिश करें। अगर अभी आप देख के लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर एक बार घर पर ही एज अ टेस्ट और एज एन एग्जाम पूरा पेपर खुद बिना देखे लिखो, एमसीक्यूज भी। और डिस्क्रिप्टिव में तो ऑप्शन है, आपकी मर्जी के क्वेश्चन। हाँ, ऐसा नहीं कि ऊपर में से मैं 1 या 2 लिखूं, मतलब देखो, कोई स्टूडेंट ये मत करना, ये मैं आपको बता दूं कि 1A और 1B है, फिर और मैं बोला है दूसरा 1A 1B और 1C। तो कोई ऐसा करता है सर मेरे को ऊपर वाला 1A नहीं आ रहा, नीचे वाला 1A लिख दूं और ऊपर वाले में से 1B लिख दूं तो चलेगा ना? मैंने तो 12-13 मार्क का तो लिख ही दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आइदर पूरे का पूरा ऊपर वाला क्वेश्चन लिखना है 1ABC जितना भी है, और मैं 1ABC जितना दिया है वो पूरा ही लिखना पड़ेगा। आप आधा ऊपर वाले में से आधा और वाले में से ऐसा नहीं कर सकते। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट किसके साथ डील करता है? डिसाइडिंग पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन रेवेन्यू इज अर्न और रियलाइज्ड। देखो कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा आपको, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में 6 नंबर का। दिस कॉन्सेप्ट डील्स विद डिसाइडिंग पॉइंट ऑफ टाइम, हाईलाइट किया हुआ ही है, व्हेन रेवेन्यू इज अर्न और रियलाइज्ड। और फिर ये दूसरा सेंटेंस लिखना है, ए रेवेन्यू इज कंसीडर्ड एज रियलाइज्ड। फिर ए इन केस ऑफ गुड्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड, एंड इन केस ऑफ सर्विसेज व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू कस्टमर। एक्चुअल रिसीट इज नॉट कंसीडर। एक्चुअली में पैसे कब मिले कोई लेना देना नहीं, हमने गुड्स कब बेचा, पैसे पहले मिल गए, पैसे बाद में मिले, पैसे गुड्स बेचते वक्त ही मिले, कोई लेना देना नहीं है। हमारी इनकम उस पीरियड में जब हमने गुड्स सेल किया, ठीक है। उसके एग्जांपल्स वो डिटेल वीडियो वाले में डिटेल लेक्चर के अंदर समझाया हुआ। अभी हमको ये इतना लिखना है। चलो, दिस कॉन्सेप्ट डील्स विद this concept deals with deciding point of time when revenue is earned or realized। ये मेन कीवर्ड है। नाउ 2 मार्क के लिए तो दूसरा सेंटेंस लिखना है, अगर 1 ही मार्क के लिए होता तो पहला सेंटेंस लिख दिया, हो गया। टाइम है तो दूसरा सेंटेंस भी लिखना चाहिए 1 मार्क के लिए भी, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइम, क्योंकि फिर आपको फाइनल अकाउंट का एग्जांपल भी सॉल्व करना होता है। फिर टाइम ही ना हो, मैं पहले दिन सर मैंने बहुत कुछ लिखा पर सेकंड एग्जांपल पूरा छूट गया। हाँ करें, बिल्कुल चलेगा, पर एक बार देख लेने का कि अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस इजी है तो पहले वो लिख देने का, क्योंकि फाइनल अकाउंट में क्या होगा वो आपको नहीं पता है। अगर टैली नहीं हुआ ना तो आपका दिमाग उसी में घूमता रहेगा, उसी में घूमता रहेगा, यार टैली तो हुआ ही नहीं, इतनी मेहनत की फिर भी टैली नहीं हुआ, उस चक्कर में थ्योरी के क्वेश्चन के आंसर भूल जाओगे, ठीक है। बट फिर भी आपके हिसाब से डिसाइड करना है, ये मैंने जनरल इंस्ट्रक्शन, डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। ऐसा लगे कि यार पहले यूनिट के क्वेश्चन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, मेरे को तो नहीं समझ में आएगा, या मैं तो पूरा ब्लैंक हूं, तो फिर यूनिट 2 को पहले खत्म करो, तो फाइनल अकाउंट कर दो। बट फाइनल अकाउंट वो हमेशा सरप्राइज वाला रहेगा, उसमें नहीं पता है कि फिक्स यही आएगा, इसमें पता है कि इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है। चलो, रेवेन्यू इज कंसीडर्ड or recognized in case of goods when goods are sold, in case of service when service is, सर्विस के लिए वर्ड यूज होता है रेंडर, और वर्ड याद ना है तो प्रोवाइडेड, when service is rendered or provided,
और एक सेंटेंस लिखना है तो लिख सकते हो, एक्चुअल रिसीट ऑफ मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक्चुअल रिसीट ऑफ मनी और कैश इज नॉट इंपॉर्टेंट। चलो अच्छे से समझ लो, जिसने लिख दिया है फिर से बोल रहा हूं, रिवाइज करो, मन में बोलो। जो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पर भी ये वीडियोस को देखते हैं उन लोगों को भी साथ में लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस सबको करनी है। चलो अब और वाला, मतलब अगर ऊपर के दोनों क्वेश्चन सेट नहीं हो रहे तो फिर हम ये लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कि चलो एक हो गया ना हमारा तो खत्म, मैं आपको पूरा ही करवाऊंगा, ठीक है। अब आपके पास उतना ही अच्छा होगा कि जितने ज्यादा क्वेश्चन हमने कर लिए होंगे एग्जाम में आपको उतने चांसेस हो जाएंगे मिलने के। अब इसमें आपने सपोज ये स्किप कर दिया, अब ऊपर वाले में से कोई क्वेश्चन नहीं था पर ये पूछा था तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस में तो और के साथ ही करेंगे। अब आप घर पर पेपर लिख रहे हो, पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, 1 घंटे के अंदर पूरा पेपर लिखना है डिस्क्रिप्टिव का, तो आप कोई भी एक करोगे, ऊपर वाले ए और बी और ए बी सी में से जो 3 नीचे वाले है वो। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रॉ अकाउंटिंग साइकिल। अब ये 3 मार्क में पूछा है, यही क्वेश्चन को 5 6 7 मार्क में ऐसे कर सकते हैं, ड्रॉ अकाउंटिंग साइकिल एंड एक्सप्लेन। नेक्स्ट वाले पेपर में ऐसा ही पूछा है। तो अकाउंटिंग साइकिल वाला टॉपिक ओपन करोगे, ये डायग्राम, ये अकाउंटिंग साइकिल हमने यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो ये जो ड्रॉ किया है वही ड्रॉ करना है, जो सब्सिडियरी बुक्स के नाम लिख के दिए ना वो नहीं लिखे हो तो चलेगी, वो तो आपको समझाने के लिए लिख के दिए। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ये जो सारी चीजें ना ये एक्स्ट्रा लिख के दी, ठीक है, ये तो समझाने के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, अब वहां पर आप लिखोगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या तो वो रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग स्टेप्स, कुछ भी फॉर्म में पूछते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करते हैं या तो जर्नल में, अगर बिजनेस छोटा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम है तो जर्नल में लिखेंगे सब कुछ। अगर बिजनेस बड़ा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, तो अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग बुक्स बनाते हैं जिसको कहते हैं सब्सिडियरी। फिर जर्नल या सब्सिडियरी बुक पर से बनता है लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल, मतलब उसका बैलेंसिंग, एंड उसके ऊपर से बनेगा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के ऊपर से फिर सीधा आएगा फाइनल अकाउंट। ये एडजस्टमेंट ऐसा हमको नहीं लिखना है, वो तो समझाने के लिए, सीधा फाइनल अकाउंट। अब ये जो चीज होती है वो 4 बाउंड्रीज बनानी होगी, वो 4 बाउंड्री के बीच में ही रह के होता है, और वो 4 बाउंड्री है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब सर मैं ऊपर स्टैंडर्ड लिखूं, इधर कॉन्सेप्ट लिखूं, नीचे कन्वेंशन लिखूं, कोई लेना देना नहीं है, ये चारों की बाउंड्री बना देती। अब कहां पर आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लिखते हो, स्टैंडर्ड लिखते हो, पॉलिसी लिखते हो, उसके साथ लेना देना नहीं। चलो तो ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर बॉक्स बनाने की प्रैक्टिस करना, पेंसिल या पेन से, ऐसा नहीं है कि पेंसिल यूज करनी ही है, पेन से ही करो बट प्रॉपर। सबसे पहले होगा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। देखो ऊपर 1 या 2 लाइन ड्रॉप करनी पड़ेगी क्योंकि वो बाउंड्री बनानी है आपको, तो उसके नीचे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल, जर्नल विच इज कॉल्ड द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम लगता है, एमसीक्यूज में। जर्नल, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, ये सब समझाया हुआ ही है, या तो फिर और सब्सिडियरी बुक्स, पेटा नोंदो रेफरेंस के लिए कि 8 टाइप की सब्सिडियरी बुक्स होती है, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। फिर इन दोनों के ऊपर से बनना जाता है लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। नाउ लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, एमसीक्यू में काम लगता है, जर्नल प्राइमरी बुक,
प्राथमिक के पायानो ચોપડો एंड लेजर इज द प्रिंसिपल बुक, प्रधान ચોપડો। आपको आ चुका है 11th स्टैंडर्ड में लेजर पोस्टिंग। इसके ऊपर से बनता है ट्रायल बैलेंस और इसके ऊपर से बनता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ये चार चीजों के बीच में रह के बनता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इस तरह से बॉक्स बनाने का तो अच्छा लगे। फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, इस साइड पर लिख सकते हो अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ताकि इजी रहे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ही दो पार्ट होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। तो क्या इजी कर दिया, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके दो पार्ट होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है, मेथड्स which are followed by the accountants। वो जो मेथड फॉलो करते हैं उसको कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। एग्जांपल के तौर पर गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो बहुत सारी अलग अलग मेथड होती है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। उसमें से आपने फॉर एग्जांपल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अडॉप्ट किया तो आपका अकाउंटिंग पॉलिसी होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, माइलेज मेथड, मशीन आवर मेथड, बहुत सारी है। अब उसमें से हम लोग WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, घटती जती बाकी की पद्धति यूज करते हैं तो वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी होगी। क्लियर? तो ये डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना है, 3 मार्क आपको मिलेंगे। और यही चीज आपको 6 या 7 मार्क में पूछ लोगे तो लिखा होगा साथ में एंड एक्सप्लेन। तो यहाँ पर हम यही चीज जो मैं लिखी है ना वही एक्सप्लेन करेंगे कि नंबर 1 क्या पॉइंट करके। फर्स्ट सबसे पहले क्या किया जाएगा कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर आइडेंटिफाइड। सेकंड, दे आर रिकॉर्डेड in journal if the business is small and number of transactions are less, or if the transactions are more, then different types of transactions are recorded in different subsidiary books. After that, they are recorded in the ledger and balance of each account is final. After that, trial balance is prepared in which total of debit and credit side both are equal, and from this trial balance final account is prepared which covers trading account, profit and loss account and balance sheet. This entire process is done by considering accounting standards, accounting concepts, accounting conventions and accounting policies। 6-7 मार्क आपके हो गए। ये जो हमने किया, जो मैंने आपको समझा के ड्रॉ किया, वही चीज एक्सप्लेन करनी है। देन दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 6 और 7। ये तो 3 मार्क के लिए भी हो गया, या 5, 6, 7 जितने भी मार्क में आता है। 3 से ज्यादा आया मतलब एक्सप्लेन करना होगा। 2 या 3 मार्क में सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना। चलो उसके बाद टर्मिनोलॉजीज वाले कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लेन इन ब्रीफ फॉलोइंग टर्म्स। अब देखो 4 टर्मिनोलॉजी आपको दी हुई है और 4 मार्क ही है, मतलब एक एक लाइन में एक एक चीज एक्सप्लेन करनी है। तो डेबिट नोट क्या है, याद करो। ये सीधा सा डेफिनेशन में देखने को नहीं मिला, पर वाउचर वाले में देखने को मिलेगा। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट 11th स्टैंडर्ड में आ चुका है। सब्सिडियरी बुक वाले चैप्टर में, पेटा नोंध वाला चैप्टर में खरीद परत नोंध, वेचाण परत नोंध, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। उसमें परचेज रिटर्न बुक में आप डेबिट नोट नंबर लिखते थे, वाउचर। आप डिटेल वाले पैम्फलेट में देखो, रिवीजन वाले में भी है, देखो डेबिट नोट, ये देखो
डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी साथ में याद रखने का। अब डेबिट नोट क्या था कि जब परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स होता है उस वक्त जो वाउचर बनाया जाता है यानी कि बिल, उसको कहते हैं डेबिट नोट। एंड सेम सेल्स रिटर्न के लिए जो बुक बनाई जाती है, सेल्स रिटर्न के लिए जो वाउचर बनाया जाता है उसको कहते हैं क्रेडिट नोट। अब आपको कोई भी पूछा हो, डेबिट नोट पूछा है, सर एग्जाम में तो क्रेडिट नोट आ गया, मेरे को तो आता ही नहीं था। अरे डेबिट नोट परचेस रिटर्न के लिए, तो क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर पहला डेबिट नोट, voucher prepared for purchase return of goods is called डेबिट नोट। हो गया। वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर और एट द टाइम ऑफ, कुछ भी लिख सकते हो। परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स इज कॉल्ड डेबिट नोट। सेम अगर क्रेडिट नोट पूछा हो तो वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। देन depreciation, घसारो, value of asset reduces year after year due to several reasons. Such reduced value is called depreciation. accounting terminology जो स्टार्टिंग में है उसके अंदर आपको मिलेगा। इसमें जो रिवीजन मटेरियल है उसके अंदर मैंने सभी 45 या 46 जो अपनी टर्मिनोलॉजी है वो नहीं ली है, इसमें से जितनी इंपॉर्टेंट वाली है मैंने वही रखी है ये रिवीजन नोट में। उसमें भी आपको डेप्रिसिएशन मिल ही जाएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ये रहा देखो, जो 15 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैंने सेपरेट की है उसके अंदर मिल ही जाएगा। वैल्यू ऑफ असेट रिड्यूस एवरी ईयर, ये मेन कीवर्ड है। ड्यू टू सर्टेन रीजन सच रिड्यूस्ड वैल्यू और अमाउंट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। 1 लाख रुपए का मेरा एक्टिवा 1 साल के बाद 80,000 रुपीज का हो गया, तो जो 20,000 की वैल्यू कम हो गई वो हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ असेट रिड्यूसेस एवरी ईयर, और ईयर आफ्टर ईयर जो भी लिखना है वो चलेगा। मेन कीवर्ड है वैल्यू ऑफ असेट रिड्यूसेस ड्यू टू सर्टेन रीजन, ये मेन कीवर्ड है। ड्यू टू सर्टेन और वेरियस, ये वर्ड्स माइनर अगर आप अपनी ओन लैंग्वेज में ये चेंज कर सकते हो, इसलिए मैं दोनों बोलता हूं। सर्टेन और वेरियस रीजन सच रिड्यूस्ड वैल्यू और अमाउंट, reduced value or amount is called depreciation. Then discount. अब डिस्काउंट या डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव, दोनों तीनों में से कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर डिस्काउंट पूछा है, तीनों की डेफिनेशन में माइनर चेंज होगा। डिस्काउंट क्या है बोलो, अगर पढ़ के बोल सकते हो। टोटल अमाउंट और परचेज ऑन सेल, सम अमाउंट इज रिड्यूस्ड, देन सच रिड्यूस्ड अमाउंट એને ડિસ્કાઉન્ટ કહેવાય। જેટલો પાર્ટ ઓછો કર્યો છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ગુડ્સ 10,500 રૂપીસ નો છે, એના સામે આપણે 10,000 રૂપીસ પે કરીએ છીએ, તો 500 રૂપીસ જે ઓછી થઈ એ ડિસ્કાઉન્ટ કહેવાય। સેમ કેસ સેલ્સ માં પણ હોય, તો સેલ્સ ઓરિજિનલ પ્રાઇસ ફોર એક્ઝામ્પલ 5,250 હતી, પણ આપણે 5,000 રૂપિયા લીધા, તો 250 રૂપિયા જે ઓછા કરી આપ્યા, રિડ્યુસ્ડ અમાઉન્ટ ઇઝ કોલ્ડ ડિસ્કાઉન્ટ। હવે સપોઝ તમને ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ કીધું છે ખાલી, તો પછી એ કેસમાં પરચેસ વાળું એક્ઝામ્પલ ના આવે, ખાલી સેલ્સ વાળું નહીં, કારણ કે ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ સેલ્સ ના કેસમાં જોઈએ કે when goods are sold then from total sales value some amount is reduced and such reduced value is called discount allowed.
डिस्काउंट रिसीव्ड पूछा हो तो वो जब हमने गुड्स परचेज किया हो तभी हो सकता है। डिस्काउंट रिसीव्ड जब हमने गुड्स खरीदा है और हमको पेमेंट करना है तो कुछ अमाउंट कम पे कर रहे हैं, तो जो कम अमाउंट पे की वो डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट पूछा है तो कॉमन हो गया, परचेज सेल्स दोनों आ गए। डिस्काउंट अलाउड कहा है, फ्रॉम द टोटल सेल्स वैल्यू सम अमाउंट इज रिड्यूस्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कहा है तो फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज सम वैल्यू इज रिड्यूस्ड। क्लियर? तो यहाँ पर डिस्काउंट है तो इन जनरल फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ परचेज और सेल सम अमाउंट इज रिड्यूस्ड और अमाउंट इज लेस पेड, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, मीनिंग सेम होता है। सम अमाउंट इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड और लेस पेड और नॉट पेड, सच reduced amount is called discount। यहां पर परचेस एंड सेल्स दोनों वर्ड यूज किए, फिर से बोल रहा हूं, अगर डिस्काउंट अलाउड का होता ना तो हम ऐसा कहते हैं कि फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स, फिर परचेस वर्ड हटा दें। डिस्काउंट रिसीव्ड कहा है तो फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ परचेस, वहां पर सेल्स वर्ड हट जाए। फिक्स असेट, फिक्स असेट के साथ साथ हम करंट असेट भी कर लेंगे, नॉन करंट भी असेट भी कर लेंगे, टेंजिबल भी कर लेंगे, इंटेंजिबल भी कर लेंगे। रिवाइज करने के लिए लिखेंगे क्या, बोलो, फिक्स असेट, फिक्स का ऑपोजिट होता है करंट। फिक्स असेट कहे या नॉन करंट असेट भी कहे, इसमें नॉन करंट असेट कहे तो फिर सर ये तो नहीं आता था, ऐसा ना हो। फिक्स असेट कहो या नॉन करंट असेट कहो, दोनों का मतलब एक ही हुआ। क्या होता है, assets which are held in business for more than 1 year, तो लिखो फिक्स असेट assets which are held in business for more than 1 year is called fixed asset or non-current asset। अब ये लिख दो पर साथ में सुनते भी रहो। फिक्स असेट में दो टाइप होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट अगर ऐसा पूछा है तो असेट विच कैन बी सीन एंड टच इज कॉल्ड टेंजिबल असेट, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, प्लांट, मशीन, व्हीकल एक्सेट्रा। intangible asset which cannot be seen, cannot be touched, for example goodwill, patent, trademark, copyright वगैरह। एमसीक्यू में काम लग सकता है, फाइंड आउट दी ऑड वन आउट, प्लांट, मशीन, व्हीकल, गुडविल, तो सब एसेट ही है, सब फिक्स एसेट ही है, बट गुडविल इंटेंजिबल है, बाकी की तीन टेंजिबल है। ऐसा भी कह सकते हैं, फाइंड आउट दी ऑड वन आउट, गुडविल, फर्नीचर, व्हीकल, डेटर्स। बोलो इसमें से क्या ऑड हो गया, ऑड मतलब अलग, डेटर्स कैसे अलग कैसे हो गए, बाकी की तीन फिक्स असेट थी, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल पर है फिक्स असेट, जबकि डेटर्स करंट असेट है, डेटर्स, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब करंट असेट होंगे। तो ध्यान ये भी रखना है, करंट असेट अगर पूछा हो तो असेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर कॉल्ड करंट असेट और शॉर्ट टर्म असेट। क्लियर? उसके एग्जांपल याद रखना है। चलो उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, आखिरी पार्ट इस पेपर का, यूनिट 1 का। शेयर इश्यूड एट अ प्रीमियम इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शेयर इश्यूड एट अ प्रीमियम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम वाले में से है। पहला तो शेयर डिस्काउंट, डिवेंचर डिस्काउंट, ये रेवेन्यू नेचर का होता ही नहीं, ये कैपिटल नेचर का है। एक्सपेंडिचर, ये इनकम तो बात की बात है, बट शेयर डिस्काउंट, डिवेंचर डिस्काउंट, ये कैपिटल नेचर के होते हैं, मूડીकृत છે, મહેસૂલી નથી તો ફોલ્સ, ફોલ્સ, FALS એવું આખું લખજો, તમે આવું ના લખો, આખું લખો, બીજા પાછા છે ને અમુક એફ લખીને આવી જશે, પછી એફ ના છે ને બધા બહુ મતલબ, એટલે પોઝિટિવ સેન્સમાં વિચારો, ફોલ્સ, બધા જ
नकारात्मक तत्वों का खेला। चलो, सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज अ कैपिटल रिसीट। सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मतलब गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड का मतलब खरीद बेचना, बेचना, जिस जो हम गुड्स का करते हैं। तो गुड्स को बेचकर जो पैसे मिलते हैं, क्या ये कैपिटल रिसीट होती है? तो क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट। गुड्स बेचकर जो पैसे मिलते हैं, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट। तो ये फॉल्स हो जाएगा। और यहीं पर अगर ऐसा लिखा होता कि सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज अ रेवेन्यू रिसीट, तो वो ट्रू हो जाता। ठीक है। सिमिलरली, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉल्स, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि गुड्स खरीदते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, गुड्स बेचते हैं तो वो रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल नेचर का लेना देना नहीं है। असेट हो तो असेट खरीदी है तो कैपिटल एक्सपेंस, असेट बेची हो तो कैपिटल रिसीट। क्लियर? ये ध्यान रखना है। चलो, कैपिटल रिसीट्स आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट, फॉल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ये रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट का ही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, कंपनी के लिए डिविडेंड ही इनकम होती है, जो भी प्रॉफिट को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कैपिटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। wages paid in connection with the erection of new machinery is capital expenditure, true or false? ट्रू। कैसे ट्रू? ऐसा कहा है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ऐसा कहा था कि एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट इज कैपिटलाइज्ड और एडेड इन द प्राइस ऑफ द असेट। तो यहाँ पर यही कहा है कि वेजेस पेड इन कनेक्शन ऑफ इरेक्शन ऑफ मशीन, इरेक्शन ऑफ मशीन मतलब मशीन को उठावा, एक्सपेंस, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहीं पर wages paid in repairing of the machinery, wages paid for the repairing of machinery is capital expenditure, true or false? Wages paid for the repairing of machinery is capital expenditure, true or false? False, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर्विस का खर्चा वो मेंटेनेंस में आ गया, मेंटेनेंस का खर्चा रेगुलर होता है, रिकरिंग होता है। Insurance claim received from the insurance company for loss of goods by fire is a capital receipt. Capital receipt है या revenue receipt है? Insurance claim received from the insurance company, capital receipt। चलो, याद नहीं है, सब नहीं पता है, लॉजिकली सोचो। कैपिटल रिसीट ऐसी रिसीट होती है जो रेगुलर नहीं मिलती है, कभी कभार मिलती है, सिंपल लॉजिक है। रेवेन्यू रिसीट ऐसी होती है जो रेगुलरली मिलती है, बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी में से होती है। तो आग लग के इंश्योरेंस कंपनी के पास से पैसे क्या अपने को रेगुलर मिलते हैं? तो कभी कभार मिलते हैं, कभी कभार मिलते हैं, तो वो क्या हो गया? कैपिटल रिसीट। और यहाँ पर क्या बोला है? कैपिटल रिसीट। तो भैया ये ट्रू हो। 6, रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड कार परचेज, सेकंड हैंड recently to put it in a usable condition is a revenue expenditure. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो, रिपेयरिंग कॉस्ट है सेकंड हैंड कार परचेज की, उस पर हमने रिपेयरिंग का खर्चा करवाया ताकि उसको यूजेबल कंडीशन में ला सके। तो वो रिपेयरिंग का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर? कंफ्यूज्ड है सब लोग? पेमेंट मेंटेन करना है या नहीं करना है वो हमको नहीं देखना है। यहाँ पर सेंटेंस दिया, इसी को देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉल्स, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हो? अभी तो आपने बोला रिपेयरिंग का खर्चा हो तो वो रेवेन्यू नेचर का होता है। बुक बंद करने में जल्दबाजी मत करो। सेकंड हैंड कार परचेज, अब हमने सेकंड हैंड खरीदी पर हमारे लिए तो न्यू ही हुई ना। मैं किसी के पास से कार या मशीन खरीदता हूं तो उसने पहले खरीदा था, अब मैं उसके पास से खरीद रहा हूं, तो मेरे ऐसा कह सकता हूं कि सेकंड हैंड कार खरीदी, पर मेरे लिए तो वो असेट ही हुई ना। और असेट को, या असेट पहली बार परचेस कर रहा हूं, ये लॉजिक से भी देख सकते हैं कि असेट परचेस करते वक्त खर्चा हुआ है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा, बंद असेट को चालू कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है ना, सपोज मैंने खरीदा नहीं है
मेरे ही पास कार पड़ी रही थी, टार्जन दी वंडर कार, अजय देवगन की गाड़ी पड़ी हुई थी। अब उसके लड़के ने उसको रिपेयर करके ठीक किया, चालू कंडीशन में लेके आया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हुआ। बंद असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। तो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला है, इसलिए ये क्लियर। तो यहाँ पर हमारा इंटरनल एग्जाम 2023-24 का यूनिट 1 का जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरेटिकल पार्ट वाला टॉपिक है वो खत्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे लिखना है, इसका फायदा हुआ होगा। क्लियर। सो दिस इज द एंड। और ध्यान रखना, ये सारे लेक्चर्स के वीडियो सास एप्लीकेशन के अंदर आपको एग्जाम के रिवीजन फोल्डर के अंदर मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम के रिवीजन फोल्डर में से आपको इसके वीडियोस देखने हैं। सभी सब्जेक्ट के सारे वीडियोस उसमें रहेंगे। चलो, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, बाय बाय।